मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स क्लाइनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके लॉज ऑफ मोशन में 10वें लेक्चर पे। और यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? फ्रिक्शन हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था। फ्रिक्शन के बारे में मैं बता दूं कि हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट जान लिया था कि एक्चुअली फ्रिक्शन मतलब घर्षण क्यों लगता है, क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। आज हम लोग इस टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो आज पहला टाइप होने वाला है वो होने वाला है स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल। तो स्थैतिक घर्षण बल के बारे में मैं बात करूं, इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? तो सिंपल सा अगर मैं बात करूं, मैंने पहले ही बोल रखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्चुअली अपोजिंग फोर्स होता है, जो नहीं चाहता कि आपका ऑब्जेक्ट मूव करे। मतलब ऑब्जेक्ट के मूव करने का एट द सेम टाइम एक प्रॉपर्टी है जो विरोध करता है। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर एक गुटका रखा हुआ था जो कि एक तल पे रखा हुआ था। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि इस समय नीचे की ओर लग रहा है इसका वेट, नीचे की ओर वेट W और ऊपर की ओर इसका नॉर्मल काम कर रहा है N। अगर मैंने क्या कहा कि अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो क्या ये ऑब्जेक्ट चल देगा? तो मैंने कहा था जरूरी नहीं कि चल देगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सरफेस है ये जरूर कुछ ना कुछ रफ होता है। आपको याद होगा कि आपका संपर्क तल होता है तो रफ होता है, और एक इसका भी रफनेस और ऊपर वाले मतलब ब्लॉक का भी रफनेस एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं। इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग। जब ये इंटरलॉक हो जाते हैं तो बाहर से जब आप छोटा फोर्स लगाते हो बाहर से, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बाह्य बल। जब आप बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये तुरंत नहीं चलता, बल्कि उस फोर्स का विरोध करता है। अगर आपने छोटा फोर्स लगाया है तो इसका विरोध कैसे होगा? इसका विरोध करने के लिए एक पीछे की ओर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब कुछ फोर्स लग रहा होगा जो कि संपर्क तलों पर काम करता है। क्योंकि विरोध कर रहा है, संपर्क तलों के कारण कर रहा है, इसलिए हम इसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये चलने नहीं देना चाहता क्योंकि हमने छोटा फोर्स लगाया और ये बॉडी को चलने नहीं देना चाहता, विराम में रखना चाहता है। वस्तु को विराम में बनाए रखने के कारण इस फोर्स का नाम रखा गया स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब क्या है? मतलब यह कि यदि किसी वस्तु पर, किसी ब्लॉक पर, किसी गुटके पर बाहर से कोई बल लगाया जाए तब वस्तु विरामावस्था में बने रहने के लिए जो घर्षण बल आरोपित करती है, संपर्क तलों पर जो घर्षण बल कार्य करता है, इस घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। बात समझ आ रही है? ओके, फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। यदि किसी विराम में रखी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए परंतु वस्तु विरामावस्था में बने रहने के लिए संपर्क तलों के समांतर घर्षण बल का अनुभव करती है। यह घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल को Fs से डिनोट करते हैं। मतलब बेसिकली Fs क्या है? स्थैतिक घर्षण बल क्या है? वो घर्षण बल है जब अगर वस्तु पर कोई बाह्य बल लगे मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगे और वस्तु को यह घर्षण बल चलने न दे, विराम में बनाए रखे, तो इसे हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल हमेशा संपर्क तलों पर लगेगा, याद रखने वाली बात है। अब ये स्थैतिक घर्षण बल के बारे में बात कर ही है, तो ये स्थैतिक घर्षण बल ऐसा नहीं है कि
ये हमेशा फिक्स है। अब जैसे थोड़ा मैंने बल और बढ़ा दिया, अगर मैं थोड़ा बल और बढ़ा दूं वस्तु पर तो क्या वस्तु चल देगी? तो इसका मतलब है नहीं, थोड़ा मैंने और बढ़ाया तो भी वस्तु विराम में है। इसका मतलब कि स्थैतिक घर्षण बल अभी भी कार्य कर रहा है, और थोड़ा मैंने फोर्स और लगा दिया तो भी वस्तु अगर नहीं चल रही है तो इसका मतलब कि स्थैतिक घर्षण बल तब भी है। तो स्थैतिक घर्षण बल जो है वो अपने हिसाब से बदल सकती है। ये आपने बल थोड़ा और लगाया तो वस्तु अभी भी विराम में, जब तक वस्तु विराम में है तब तक आपका स्थैतिक घर्षण बल एक्टिव होगा। ओके, अब स्थैतिक घर्षण बल का एक नियम है जिससे हम लोग सीमांत स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो नेक्स्ट इसी का प्लेटफॉर्म है, नया टॉपिक है इसी का, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल। ओके, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल बड़ा ही सिंपल सा प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग स्टैटिकल फ्रिक्शनल फोर्स। ये लिमिटिंग स्टैटिकल फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। आइए फिर से समझने की कोशिश करें उसी ब्लॉक सिस्टम से। मेरे पास वही ब्लॉक सिस्टम फिर से मौजूद है, यहाँ पे वही ब्लॉक सिस्टम यहाँ पर रख दिया मैंने। यहाँ पर पर्टिकुलर नीचे की ओर क्या काम कर रहा है? वेट काम कर रहा है। और ऊपर की ओर क्या काम कर रहा है? ऊपर की ओर काम करता है आपका नॉर्मल, मतलब कि प्रतिक्रिया या अविलंब प्रतिक्रिया। अब आपने जैसे ही इस पर थोड़ा फोर्स बढ़ा दिया, ये फोर्स हमने बढ़ा दिया तो वस्तु नहीं चली, और फोर्स बढ़ा दिया तो वस्तु नहीं चली, थोड़ा और बढ़ा दिया तो भी वस्तु नहीं चली। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस पहले यहाँ मान लेते हैं कि सरफेस पर कोई ब्लॉक रखा है तो हमने थोड़ा फोर्स लगाया नहीं चला, थोड़ा और लगाया नहीं चला, थोड़ा और लगाया नहीं चला, लेकिन एक और लिमिट होगी पर्टिकुलर जिसके बाद वस्तु चलने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब इसका है कि हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, वस्तु विराम में है। 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, वस्तु विराम में है। 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, वस्तु विराम में है। विराम में होने का मतलब अभी भी विरोध बना हुआ है, लेकिन जैसे हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वस्तु अभी तक तो विराम में है, लेकिन 4.1 पर वस्तु आगे बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 4.1 पर ये चली है, 4 तक वो नहीं चली थी। तो वस्तु पर लगने वाला वह स्थैतिक घर्षण बल, ध्यान दीजिएगा, वह स्थैतिक घर्षण बल जिस पर वस्तु विराम में रहती है, जिसके पश्चात वस्तु गति में आती है, जिस पर वस्तु विराम में रहती है तथा जिसके पश्चात वस्तु गति में आती है, उस स्थैतिक घर्षण बल का महत्तम मान वस्तु पर सीमांत स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। बात समझ आई? तो यहां पर क्या है कि ये आपने जब घर्षण बल बढ़ाया, मतलब घर्षण बल बढ़ा तब बढ़ा जब आपने फोर्स बढ़ाया। तो आपने फोर्स बढ़ाया इसलिए क्योंकि चल नहीं रही थी, आपने फोर्स बढ़ाया ताकि इससे जीत सके। लेकिन ये क्या हुआ, ये अभी भी नहीं चल रहा था, लेकिन एक लिमिट तक ही नहीं चलेगा, इसके बाद तो चलेगा। जब वो मैक्सिमम स्थैतिक घर्षण बल या मैक्सिमम फोर्स पर होगा, मैक्सिमम स्थैतिक घर्षण बल भी होगा और उसके बाद वस्तु गति में आने के लिए तैयार होगी। तब वस्तु पर स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जिसके पश्चात वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है, इसे वस्तु पर सीमांत स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। मतलब इसे F से दिखाएंगे, तो इसे F से दिखाते हैं। तो बात समझ में आ गई। ये भी कह सकते हैं कि सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का सीमांत स्थैतिक घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अथवा में आप कह सकते हैं
जिस पर वस्तु विराम में रहती है। सीमांत स्थैतिक घर्षण बल। सीमांत स्थैतिक घर्षण बल, जैसे मैंने एक लगाया था तो वस्तु नहीं चली थी, मतलब वस्तु ने भी एक विरोध किया होगा। हमने 2 न्यूटन का बल लगाया, वस्तु भी नहीं चली, इसका मतलब वस्तु ने संपर्क तलों पे 2 न्यूटन का घर्षण बल लगाया होगा। ऐसे ही अगर 3 न्यूटन मैंने लगाया तो भी वस्तु नहीं चली, इसका मतलब वस्तु ने 3 का विरोध किया होगा। और वस्तु पर हमने जब 4 लगाया तो भी वस्तु नहीं चली थी, लेकिन 4.1 पर चली थी। तो 4 जब हमने लगाया होगा तो वस्तु ने 4 विरोध किया होगा, तो 4 आपका क्या होगा? 4 आपका सीमांत स्थैतिक घर्षण बल होगा। 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान क्या होगा? 4। तो सीमांत स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान है जिस पर वस्तु विराम में रहती है, जिस पर वस्तु विराम में रहती है, इसे हम लोग सीमांत स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे। तो सीमांत स्थैतिक घर्षण बल जब आपने सुना तो इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ इसके क्राइटेरिया है, कुछ इसके नियम है। तो अब हम लोग जानेंगे सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के नियम। सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के नियम, मतलब लॉज ऑफ लिमिटिंग स्टैटिकल फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो लॉज क्या है? लॉ सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के निम्नलिखित तीन नियम, ध्यान दीजिएगा। इसके 3 फंडामेंटल फैक्टर्स है, 3 फंडामेंटल नियम है, और ये नियम हमेशा रहेंगे, नियम कभी नहीं बदलते। ओके, तो आइए समझते हैं कि इसका पहला नियम क्या है, इसको समझेंगे। आइए, मेरे पास एक ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक सिस्टम कुछ इस तरीके से सरफेस पर रखा हुआ है। ओके, ये तो मैं अगर बात करूं इस सरफेस पर ब्लॉक सिस्टम की, तो ब्लॉक सिस्टम किस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक थोड़ा सा चौड़ा है, तो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, और इस पर वेट जो है वर्टिकली नीचे की ओर क्या काम कर रहा है? W, और ऊपर की ओर क्या काम कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं इस ब्लॉक सिस्टम को उठा करके ऐसे नहीं करके ऐसे रख देता हूं, यही ब्लॉक सिस्टम है, मैंने बस सिस्टम को वर्टिकली रख दिया, और इस तरीके से रखने के बाद ये नॉर्मल ऊपर हो गया। तो ऐसे केस में मैंने इसके फेस को बदल दिया, इसका कांटेक्ट सरफेस पहले ज्यादा था, अब कांटेक्ट सरफेस कम हो गया। तो क्या होगा? तो क्या फ्रिक्शन फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो मैं बता दूं कि अगर मैं इसको ऐसे रख के ढकेलने की कोशिश करूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो तो लगेगा Fs। अगर मैं इसको वर्टिकली ऐसे रख के उतना ही फोर्स लगाऊं, ये उतना ही फोर्स लगाया जाए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब भी Fs होगा। इसके इफेक्ट पर, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरी बात क्लियर करिएगा। वस्तु पर लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल वस्तु के संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि यह डिपेंड करता है कि सरफेस का रफनेस कैसा है, इंटरलॉकिंग कैसी है, इसका नेचर, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ सरफेस किस नेचर का है, कितना पॉलिश है, कितना चिकना है, कितना रफ है, इस पर डिपेंड करता है। आई रिपीट कि ब्लॉक ऐसे रखा हो, चाहे ब्लॉक को वर्टिकली रख दीजिए, ये सरफेस आपका बदला नहीं है, वही है। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बदलेगा। ये तब बदल सकता था जब आप ये सरफेस ही बदल देते, तब ये बदल सकता है। आई रिपीट, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि सीमांत स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल संपर्क तल के प्रकृति पर
निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, मतलब खुरदुरेपन या चिकनेपन पर, चिकनेपन पर। यह किस पर डिपेंड नहीं करता? यह संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये बड़ा है या छोटा है इससे कोई मतलब नहीं। पहला नियम क्लियर हो गया कि आपका सरफेस बदलना चाहिए, ना कि सरफेस एरिया। नेक्स्ट सेकंड वो है जो हम अक्सर आपसे बोलते आ रहे हैं, घर्षण बल जो है आपका सीमांत स्थैतिक घर्षण बल, वो सदैव संपर्क तलों के समांतर लगेगा। और एक बात याद रखिएगा कि ये हमेशा गति का विरोध करता है, तो ये बाह्य बल के विपरीत दिशा में होता है। मतलब आपका जो स्थैतिक घर्षण बल है वो सदैव समांतर और गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। सीमांत स्थैतिक घर्षण बल सदैव संपर्क तलों के समांतर तथा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये बात क्लियर हो गई। हमेशा समांतर और संपर्क तलों के गति के विपरीत दिशा में ही कार्य करेगा। बात ये भी हो गई। थर्ड और लास्ट इसका नियम वो समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपके घर्षण बल का परिमाण बताता है। तीसरा, ये जो पहला वाला नियम था ना, मैंने बताया था कि घर्षण बल संपर्क तल के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता, ये उसी बात का जवाब है। कैसे? घर्षण बल मतलब स्थैतिक घर्षण बल ये डिपेंड करता है केवल आपके वस्तु के अभिलंब प्रतिक्रिया पर। अभिलंब प्रतिक्रिया किसने दी है, कितनी दी है। ठीक, तो वस्तु पर सीमांत स्थैतिक घर्षण बल Fs वस्तु पर अभिलंब प्रतिक्रिया N के अनुक्रमानुपाती होती। इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि यहां पर Fs की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ता हुआ पाते हैं, Fs की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, किस पर बढ़ती है? अभिलंब प्रतिक्रिया के आधार पर बढ़ती है। इसका मतलब वस्तु पर अगर अभिलंब प्रतिक्रिया ज्यादा है, अधिक है, तो आप उस संपर्क तलों पर घर्षण बल भी अधिक पाएंगे। मतलब Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया ज्यादा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो बात किसकी हो रही थी? बात हो रही थी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल की। तो यहाँ पे कोफिशिएंट मिलेगा, म्यू मिलेगा, और वो म्यू आपका एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, ना कि कांस्टेंट कहते हैं। तो ये कोफिशिएंट होगा, ये संपर्क तलों के मध्य घर्षण गुणांक कहलाता है, और ये हो जाएगा n। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, तो आप कहेंगे जहां म्यू एस क्या है? म्यू एस संपर्क तलों के मध्य घर्षण गुणांक कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा अगर ये वर्टिकली है तो n की वैल्यू mg के बेसिकली बराबर होती है, और म्यू एस वो क्वांटिटी है जो किस पर डिपेंड करती है? तल, संपर्क तल की प्रकृति पर। तो यहां पर यह संपर्क
तल के प्रकृति पर निर्भर करती है। ये संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्यान देने वाली बात है, तो म्यू की वैल्यू जब भी होगी कुछ ना कुछ होगी और एक के इर्द गिर्द होगी, या तो एक से कम हो सकती है या तो एक हो सकती है। बेसिकली जब भी होती है एक से कम ही होती है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सीमांत स्थिति का क्षेत्रफल खत्म कर लिया है। अगले क्लास में जब बच्चे मिलेंगे तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी समझेंगे और बात करेंगे गतिज घर्षण बल के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। अगले लेक्चर